हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ऑप एम्प एसी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। EL 307 में जो हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं उसमें जो आगे की सीरीज़ का जो टॉपिक है वो आज का ही हमारे टॉपिक है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ एसी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या होता है। अभी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसकी DC इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। उन डीसी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने जो ऑफसेट आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट, बाइस करंट और पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो और ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एसी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक कंसेप्ट पढ़ेंगे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ये जो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है ये डिपेंड करता है पूरे जो भी हम सर्किट हम सॉल्व करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, तो इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए ही हम सारे सर्किट को सॉल्व करेंगे और सब उनकी वर्किंग को समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो एसी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो जो आउटपुट वोल्टेज स्विंग, जो पहली इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है आउटपुट वोल्टेज स्विंग, ये क्या होता है। देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल आपने पढ़ा है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस तरह से होता है कि दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है और यहाँ से हम सप्लाई देते हैं 4 और 7 नंबर से। ये 2 और 3 नंबर हमारा इनपुट पिन होती है और ये हम 6 नंबर से आउटपुट लेते हैं। ये 4 नंबर और ये 7 नंबर। 8 नंबर पिन जो होती है वो नॉट कनेक्टेड होती है। 1 और 5 से हम ऑफसेट नल सेट करते हैं। तो ये हमारी थी। तो कितना आउटपुट आपको मिलेगा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि देखो इसका गेन जो होता है वो आइडियली इनफाइनाइट होता है। अब इनफाइनाइट का मतलब तो ये होता है कि मैं कितना भी कम इनपुट यहाँ पे दे दूँ, चाहे 0.01001 वोल्टेज दे दूँ, इनफाइनाइट का मतलब ये है कि ये इसको इनफाइनाइट टाइम्स करके आउटपुट पर देगा। इसका मतलब हमारा आउटपुट भी इनफाइनाइट ही मिलेगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट होता है उसको बोलते हैं हम वोल्टेज स्विंग। द मैक्सिमम पॉसिबल पीक टू पीक आउटपुट एम्पलीट्यूड सिग्नल ऑफ एन ऑप एम्प इज कॉल्ड एज आउटपुट वोल्टेज स्विंग। तो ये आप देखिए, ये ट्रांसफर फंक्शन है। तो यहाँ आप देखिए कि जो हमारा डिफरेंशियल इनपुट है और जो हमारा आउटपुट है, तो जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो ग्राफ मैक्सिमम, देखो ये एक लाइन खींची हुई है, ये है प्लस वी सेट। जो प्लस वी सेट है मैक्सिमम सेचुरेटेड वोल्टेज, यानी जो पॉसिबल है प्लस में वो वैल्यू है, और ये माइनस वी सेट है वो नेगेटिव वैल्यू है। तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा ए मल्टीप्लाई बाई V1 माइनस V2, ठीक है। इनका जो भी डिफरेंस आएगा वो उसको इसके गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज़ यहाँ आएगी लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो आपका जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है स्विंग, जो यहाँ से यहाँ तक की जो स्विंग है ये, इसी को बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज स्विंग। तो ये जो स्विंग है ये कभी भी हमारी VCC से ज़्यादा नहीं हो सकती। VCC क्या है? जो हम बाइसिंग वोल्टेज यूज़ करते हैं। प्लस माइनस 15 अगर हमारी जो आउटपुट वोल्टेज, जो पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं, बैटरी यूज़ कर रहे हैं मान लो, तो जो हमारा आउटपुट है वो कभी भी आपके प्लस माइनस 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि जितनी सप्लाई आप दे रहे हो उससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिल जाए। तो इसी को बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज स्विंग। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आउटपुट कभी भी आपकी बाइसिंग वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगली कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी है ये वो यूनिटी गेन बैंडविड्थ की है। अब अगर यूनिटी गेन बैंडविड्थ की बात की जाए तो क्या होती है? यूनिटी गेन बैंडविड्थ का मतलब यह है कि द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच द गेन, यहाँ देखिए, द गेन ऑफ एन ऑप एम्प इज यूनिटी और 0 dB इज कॉल्ड यूनिटी गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा गेन है, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि वो फ्रीक्वेंसी रेंज, जैसे फ्रीक्वेंसी इधर अगर हम बोल दें और इधर हम बोल दें कि ये हमारा गेन है, ठीक है। तो
वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिस पर जो हमारा जो गेन है वो 1 या 0 dB हो, तो उस फ्रीक्वेंसी रेंज को बोलते हैं यूनिटी गेन बैंडविड्थ। यानी यूनिट गेन मतलब ये मान लो यहाँ पे हमारा गेन 1 आ रहा है, तो ये इस पॉइंट से इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसको बोलते हैं यूनिटी गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट UGP। ये फ्रीक्वेंसी रेंज दर्शाता है जिस दौरान हमारा जो वोल्टेज गेन है वो यूनिटी हो या 0 dB हो। अब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हम एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कि क्या होता है। CMRR की फुल फॉर्म होती है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑप एम्प लिया, ठीक है, ऑप एम्प के 2 टर्मिनल हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने सिग्नल अप्लाई किया V1 माइनस V2 यानी जो भी है इनपुट Vin अप्लाई किया, तो इसको जो गेन मिलेगा वो गेन मिलेगा A, ठीक है, डिफरेंशियल गेन मिलेगा। उसकी वजह से जो हमारा आउटपुट है वो काफ़ी हाई रहेगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि इसके साथ साथ कुछ एक्सटर्नल नॉइजेज भी इस इन टर्मिनल पर रहेगी, वो भी एम्पलीफाई हो जाएंगी और आउटपुट पर हमको मिल जाएगी। तो अब ये तो नहीं जानता कि ये कौन सी नॉइज़ है, कौन सी सिग्नल, उसको तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में हमें नॉइज़ भी मिलती है और हमारा मेन सिग्नल भी मिलता है। तो हमें ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये क्वालिटी चाहिए कि वो ये जो नॉइजेज़ है इसका इफ़ेक्ट आउटपुट पर ना आने दे। तो उसकी इसी एबिलिटी को बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। चलो आगे देखते हैं। CMR इट इज़ द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप एम्प टू रिजेक्ट द कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन। कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन रिजेक्ट करने की एबिलिटी को ऑप एम्प की CMRR कहते हैं। CMRR is defined the ratio of differential mode gain to the common mode gain। इसको देखते हैं। इट इज़ रेशियो ऑफ AD बाई AC। AD क्या है, डिफरेंशियल गेन, और AC क्या है, कॉमन। अब ये AD तो हमने पढ़ लिया था कि जो सिग्नल को गेन मिलता है। AC क्या है, AC वही है कि AD इज़ द डिफरेंशियल गेन और AC इज़ द कॉमन मोड गेन। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑप एम्प है, यहाँ पे VID डिफरेंशियल इनपुट अप्लाई किया, आउटपुट आ गया, तो हमारा डिफरेंशियल गेन क्या होगा, आउटपुट डिवाइडेड बाई VID। VID क्या है, V1 माइनस V2। अब आपको यहाँ पर AC दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो AC है, AC इज़ द कॉमन गेन। अब ये गेन क्या होता है, तो सेम ऑप एम्प है, सेम ऑप एम्प पे V1 V2 है, और यहाँ पर हमें नॉइज़ मिल रही है, उस नॉइज़ की वोल्टेज है VC। अब देखो ये V1 V2 है, नॉइज़ का दोनों टर्मिनल पर एम्पलीट्यूड बराबर होगा, ओके, उसको बोलते हैं कॉमन वोल्टेज। तो अब कॉमन गेन की बात की जाए तो आउटपुट जो भी आया डिवाइडेड बाय जो ये कॉमन वोल्टेज है VC। तो ये VC क्या है, VC एवरेज है। एवरेज क्यों है, क्योंकि नॉइज़ जो है उस टर्मिनल पर भी उतनी है, यहाँ पर भी उतनी है। तो हम अगर ओवरऑल नॉइज़ देखें कितनी है तो उसका एवरेज कर दें V1 प्लस V2 बाई 2। सो क्या होगा, टोटल आउटपुट जो आएगा आउटपुट पर वो आएगा हमारा डिफरेंशियल गेन इनटू डिफरेंशियल वोल्टेज प्लस कॉमन गेन मल्टीप्लाई बाय कॉमन वोल्टेज। अब ये जो टोटल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपकी एरर है, इसको बोलते हैं एरर। हमें ये नहीं चाहिए, ये 0 होनी चाहिए। क्या 0 होनी चाहिए, AC इंटू VC 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, तो एन ऑप एम्प विद हाई CMRR देर इज लेस प्रोबेबिलिटी फॉर द कॉमन मोड ऑपरेशन टू अकर, ठीक है। सो CMRR की वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं, और AC को यहाँ ले जाऊं, तो AC क्या आ जाएगा, जो कॉमन मोड गेन है वो आ जाएगा AD बाई इनफाइनाइट, और 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0। यानी कि जो गेन मिला किसको, कॉमन मोड वोल्टेज को, वो 0 आ गया। अब गेन ही नहीं मिलेगा तो आउटपुट पर वो जो नॉइज़ रहेगी वो नॉइज़ आपको आउटपुट पर नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ ये लिखा है इफ़ CMRR इज इनफाइनाइट, तो आपका जो AC VC है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आएगा कि CMRR क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए आइडियली, और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो कोई आपसे पूछे कि भैया CMRR ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होना चाहिए, आपको ऑप्शन दे दे वेरी हाई, वेरी लो, 0 या नथिंग, तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा वैल्यू
का वैल्यू होनी चाहिए CMRR की, तब आपका AC 0 होगा और आपके आउटपुट पर जो नॉइज़ है वो नहीं आएगी। तो ये तो हुआ आपका CMRR। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं, दैट इज़ स्लीव रेट। स्लीव रेट क्या होती है? स्लीव रेट की बात करें तो स्लीव रेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड। द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑप एम्प इज कॉल्ड स्लीव रेट। ठीक है, ये बात तो आपने, ये डेफिनेशन तो पढ़ ली। देखो, आउटपुट को मैंने कोई इनपुट दिया, दोनों टर्मिनल है, ठीक है, और ये मेरे यहाँ पर दो इनपुट है, ठीक है, और ये आउटपुट है, ओके, ठीक है। अब मैंने कोई भी इनपुट यहाँ पे दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी 2 वोल्ट दे रहा हूँ और मुझे यहाँ पर मिल रहा है 10 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। एट ए इंस्टेंट मान लो 2:03 और 5 सेकंड पे मैंने यहाँ पे 2 की जगह 3 चेंज किया, तो मेरा ये जो आउटपुट है वो कितनी देर में चेंज होगा, यानी ये कितनी देर में मुझे आउटपुट, क्योंकि आपको पता है जब इनपुट बढ़ा दिया तो आउटपुट भी बढ़ेगा, तो इसमें बदलाव कितनी देर में हुआ, यह आपका आउटपुट के अंदर जो चेंज आया वो कितनी फास्ट हुआ, कितनी देर में आपको आउटपुट मिला चेंज करने के बाद, उसको बोलते हैं इसकी स्लीव रेट। तो स्लीव रेट का फार्मूला क्या हुआ? स्लीव रेट का फार्मूला इस हिसाब से अगर आप देखें तो स्लीव रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट कितना हो सकता है उसको स्लीव रेट कहते हैं। तो स्लीव रेट की डेफिनेशन आपने यहाँ से पढ़ ली, स्लीव रेट क्या होता है, और आपने इसका फार्मूला देख लिया, ये स्लीव रेट होता है। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो अगर आउटपुट हमारा ये है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें हम तो क्या आएगा? Vm ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू अगर हम ले लें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम कोस ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, तो Vm ओमेगा जो है वो स्लीव रेट आ जाएगा मैक्सिमम, फार्मूले के हिसाब से 2πf V है। तो फार्मूला स्लीव रेट का क्या आ जाएगा? स्लीव रेट इज इक्वल टू 2πf Vm। एफ क्या है? जो इनपुट सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी मैग्नीट्यूड ये है, तो आपकी इस तरह से स्लीव रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये 741 IC है, कोई MIUI 741, इसकी स्लीव रेट आपको 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड दे रखी है। तो आपसे वो अगर पूछे कि जो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपसे पूछे वो कि इसका Vm क्या होगा, या यूँ कहें तो आपसे वो पूछे कि Vm की वैल्यू या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी जो अप्लाई कर सकते हैं इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ठीक है। आपसे कोई, मैं दोबारा समझा दूँ क्वेश्चन, कि स्लीव रेट दे रखी है, स्लीव रेट देने के बाद आपसे वो पूछ रहा है कि जो सिग्नल मैं अप्लाई कर सकता हूँ इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं आसानी से कि देखिए फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट का मैंने मैक्सिमम इनपुट ले लिया, तो फार्मूले में अगर मैं रख दूँ स्लीव रेट की जगह 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, और फार्मूले में क्या आया था अभी ऊपर 2πf मैक्स इंटू Vm 10 है और f मैक्स निकालना है, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो 8 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली आई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जो मैं सिग्नल अप्लाई कर सकता हूँ वो मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी का हो सकता है? 8 किलोहर्ट्ज़ का। ऑप एम्प गिव सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट अप टू 8 किलोहर्ट्ज़ ऑफ इनपुट सिग्नल। आप इस चीज़ से ये समझे कि आपको उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये पता लग गया कि कितनी फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एग्जांपल था। एक्चुअली में ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ की बात आती है वो यही होती है कि उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम कितना मैक्सिमम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो सेटिस्फैक्टरीली आउटपुट दे सके। तो किसी भी डिवाइस की बैंडविड्थ अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, उसकी बैंडविड्थ का मतलब यही होता है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी को होल्ड कर सकता है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो सकता है। तो आपको यहाँ से पता लगा कि जो बैंडविड्थ होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है और किस तरह से उसका आउटपुट पर इसका प्रभाव पड़ता है वो आपने देखा। अभी एक केस और ले लेते हैं। इस केस में देखिए आपको उसने फ्रीक्वेंसी दे दी कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी की सिग्नल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, स्लीव रेट जो वोल्टेज निकालने की कितने वोल्टेज का सिग्नल मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ। तो उसके लिए स्लीव रेट की फार्मूला लगा दिया। स्लीव रेट के बाद 2πfm Vm, स्लीव रेट कितनी दे रखी थी? 10.5 दे रखी थी, फार्मूले में रखा तो आपने कहा वी मैक्स कितना आ गया? 0.08 वोल्ट। यानी आप जो अप्लाई कर सकते हैं उस ऑप एम्प में 0.08 वोल्ट का सिग्नल ही अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का सिग्नल अप्लाई किया तो आपका आउटपुट सही नहीं मिलेगा। तो अभी हमने जो डिस्कस किया स्लीव रेट को, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्लीव रेट क्या होता है और किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है आउटपुट पर। आगे हम देखते हैं कि बेसिक एप्लीकेशंस की सेगमेंट में अभी हम जा रहे हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बेसिक एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है
उससे पहले हमें एक कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने जो पिन डायग्राम है वो पढ़ चुके हैं अभी तक, और ये पहली एप्लीकेशन इसकी आती है। ये जो पहली एप्लीकेशन है क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखो क्लोज क्लोज का मतलब आपकी जो फीडबैक है वो आ रही है, नेगेटिव फीडबैक है, देखो यहाँ से ये आ रही है। लूप इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग का मतलब आप समझ गए माइनस साइन, ठीक है। एम्पलीफायर का मतलब होता है कि आउटपुट आपको बढ़कर मिलेगा। तो इस चीज़ इस वाले सर्किट, ये एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो उसका जो सर्किट है वो कुछ ऐसा है जैसा आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है। कैसा दिख रहा है देखिए, ये ओपैम्प बनाना है। ओपैम्प बनाने के बाद सारी चीज़ें देनी है इसको, प्लस वीसीसी दे दिया, माइनस वीसीसी दे दिया, ये तो कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनपुट अप्लाई करना है। मैंने आपको अभी ये इन्वर्टिंग मोड और नॉन इन्वर्टिंग मोड पढ़ाया था पिछले वीडियो लेक्चर में। तो इन्वर्टिंग मोड में मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टिंग मोड में जो इनपुट है वो उसके नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो यहाँ पे देखिए ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और यहीं पर मैंने एक इनपुट अप्लाई किया है और दूसरे टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक फीडबैक, ये क्लोज जो लिखा है इसका मतलब ये होता है कि आउटपुट से इनपुट को एक फीडबैक आ रहा है। तो यहाँ से देखिए आउटपुट से इनपुट को एक फीडबैक आ गया। फीडबैक हमेशा नेगेटिव क्यों यूज़ किया है कि एम्पलीफायर में हमेशा नेगेटिव फीडबैक यूज़ किया जाता है। आप जब ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो ऑसिलेटर में आप जानेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक भी यूज़ किया जाता है। इसलिए नेगेटिव टर्मिनल पर फीडबैक लेना है और फीडबैक हमेशा आउटपुट से आता है, तो आउटपुट से नेगेटिव टर्मिनल पर फीडबैक दे दिया। और ये जो फीडबैक आया है वो सिंपल एक वायर कनेक्ट नहीं किया, जस्ट एक रेजिस्टेंस लिया, उसके थ्रू हमने एक फीडबैक दी है, ठीक है, ताकि करंट को लिमिट किया जा सके। नहीं तो सारा का सारा करंट इनपुट पे आ जाएगा। इसी तरह से इनपुट वोल्टेज के करंट को भी लिमिट करने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, दैट इज R1, ठीक है। इधर से जो करंट आएगा वो I1 आएगा, इधर से जो करंट आया वो क्या आया, I2। अब ये तो हो गया सर्किट, ठीक है। सर्किट आपने देख लिया, लेकिन सर्किट को पूरा समझने से पहले हम इसका एक कंसेप्ट समझेंगे, तभी आपको इसके सर्किट को समझ पाएंगे कि इसके अंदर केवीएल केसीएल कैसे लगेगी, ठीक है। उसको बोलते हैं हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ठीक है। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट की अगर हम बात करें कि इन एन ऑप एम्प सर्किट इफ एनी वन ऑफ द इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंड, कोई भी एक टर्मिनल अगर ग्राउंड हो जाता है फिजिकली, द अदर इनपुट टर्मिनल विल आल्सो बी एट जीरो पोटेंशियल, दूसरा टर्मिनल भी जीरो पोटेंशियल पर होगा। ये वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कहता है, ठीक है। सो एज टू मेंटेन इनफाइनाइट गेन, इनफाइनाइट गेन, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन आइडियली इनफाइनाइट होता है फॉर द आइडियल ऑप एम्प, दिस कंसेप्ट इन ऑप एम्प इज कॉल्ड एज वर्चुअल ग्राउंड। तो आपको शायद कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यदि ये मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है, इसका एक टर्मिनल अगर ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये मैंने ग्राउंड कर दिया। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ये कहता है कि भैया हमने ये बात मानी है कि जो इनफाइनाइट गेन होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो तभी पॉसिबल है जब अगर ये ग्राउंड है तो ये टर्मिनल भी ग्राउंड होगा वर्चुअली, फिजिकली नहीं। अगर ये ग्राउंड है तो वर्चुअली ये भी जीरो पोटेंशियल पर रहेगा, ये टर्मिनल, ये 2 नंबर टर्मिनल, ये 1 नंबर टर्मिनल मान लो ना। इसका फ़र्क क्या होगा, इसका फ़र्क ये होगा कि भाई इसके अंदर कोई करंट एंटर नहीं होगा। इसके अंदर करंट एंटर क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया था जो इनपुट इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट होता है आइडियल केस के अंदर। जब किसी कोई रेजिस्टेंस हाई, वेरी हाई रेजिस्टेंस अगर यहाँ लगा हुआ है कोई, तो क्या करंट इधर जाएगा, नहीं जाएगा कभी भी, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए करंट एंटर नहीं करेगा। तो आप इस चीज़ को केवल इतना ध्यान रखना कि अगर एक टर्मिनल ग्राउंड है तो उसका दूसरा टर्मिनल ये है, ये वर्चुअली मानना है कि ये भी जीरो पोटेंशियल पर है। आप केवल इतनी बात ध्यान रखें तो आपके सर्किट सारे सॉल्व हो जाएंगे, और इसी को बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ठीक है। यही नीचे ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए कि यहाँ पर ये ओप एम्प है, ये इनफाइनाइट गेन है और ये डिफरेंशियल इनपुट। अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड का मतलब ये है कि यहाँ ये जो V2 वोल्टेज है ये भी जीरो होगी, इसको भी जीरो करना ही होगा, तभी आपका सर्किट सॉल्व होगा और तभी आपका जो गेन है वो जो ये जैसे जीरो होगा 1/0 तभी होगा, और तभी आपका गेन इनफाइनाइट आएगा। तो वर्चुअल ग्राउंड में क्या रखना है, एक टर्मिनल अगर ग्राउंड है तो दूसरे को भी ग्राउंड करना पड़ेगा। इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान रखें और आप सर्किट सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो वर्चुअल ग्राउंड इज फॉर वोल्टेज ओनली बट नॉट फॉर करंट, कि करंट के केस में ऐसा नहीं लेंगे, केवल वोल्टेज यानी केवीएल जब लगाएंगे ना तभी इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। ओके, अभी सर्किट की थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अभी जो हमने देखा था ना ये वाला कौन सा, ये क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, देखो इस सर्किट को अगर हम देखें तो ये करंट I2 है, ये करंट I1 है। तो स्टेप 1 की बात करूँ तो KCL एट नोड V2, देखो ये पोटेंशियल V2 है, इसको मैंने दिया था, ये रहा, ठीक है।
ये देखिए इसको मैंने वोल्टेज V2 दिया था और इसको वोल्टेज V1 है। तो ये देखिए ये क्या है, ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है। मैंने क्या बोला था, जब एक ग्राउंड है तो उसका दूसरा टर्मिनल देखो प्लस वाला ग्राउंड है, तो देखो ये वाला पॉइंट जस्ट यहाँ से शुरू करना है और उससे पहले जो पॉइंट आता है वो, तो V2 क्या हो जाएगा, जीरो। V1 जीरो है ना, ग्राउंड का मतलब जीरो पोटेंशियल होता है। तो यहाँ देखिए आप KCL एट नोड 2, यहाँ पर मैं KCL लगाऊँ। KCL क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट एट ए नोड इज जीरो। एक नोड पर सारे करंट्स जो भी कोई आ रहा है कोई जा रहा है सबका सम क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये करंट और ये करंट दोनों जुड़ के करंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू जीरो, ये KCL कहता है। अब I क्या होता है, V/R, ठीक है। ये करंट आ रहा है इधर से, यानी इधर पोटेंशियल ज़्यादा है इधर पोटेंशियल कम है, यहाँ जीरो है ना, तो ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो ये करंट आ जाएगा। लिख दिया VI माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1, फिर ये प्लस का साइन लिख दिया यहाँ पे प्लस, फिर I2 देखा तो I2 इधर है, देखो करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, तो V आउटपुट माइनस V2 डिवाइडेड बाई RF, ये लिख दिया इजिकल टू जीरो, ये जीरो आ गया। ये समझ में आ गई आपको बात। अब आपको पता है कि V1 क्या है, जीरो है, तो V2 भी जीरो होगा, ठीक है। स्टेप टू की बात हो रही है। स्टेप 2 में कह रहा है सिंस V1 इज जीरो तो V2 इज इक्वल टू V1, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से ये जरूर लिखें आप कि सिंस V1 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ग्राउंड है तो V2 भी V1 के बराबर होगा, जीरो के। तो ब्रैकेट में लिख दो किस लिए, वर्चुअल ग्राउंड के कारण, ठीक है। तो ये बात हुई। तो अब आप वहाँ से आप जीरो रख देंगे किसकी जगह, V1 और V2 की जगह, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा मिलेगा VI/R1 प्लस V आउटपुट बाई RF इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब आपने क्या किया, ये जो V आउटपुट है इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व कर लिया कि इसको यहाँ रहने दो, इसको इधर ले जाओ तो माइनस साइन आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इधर VI/RF, VI को नीचे ले गए, RI नीचे रहेगा और RF इधर चला जाएगा, तो माइनस RF/RI। अब आप देख लीजिए एक स्टेप और अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए V आउटपुट बाई VI इज इक्वल टू AVF, यानी AVF क्या है, वोल्टेज गेन। कौन सा वाला वोल्टेज गेन, फीडबैक वोल्टेज गेन AF, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस RF/R1, ठीक है। क्या हुआ ये, अब नाम क्या था वैसे सर्किट का था कि क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखो इन्वर्टिंग नेगेटिव की वजह से तो इन्वर्टिंग आ ही गया, नेगेटिव साइन आ गया तो इन्वर्टिंग नाम प्रूव हो गया। अब ये V आउटपुट बाई VI आया है, गेन आया है। आउटपुट के लिए क्या करना पड़ेगा, VI को यहाँ लिख दूँ मैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको उठा के मैं यहाँ ले जाऊँ, तो इनपुट मल्टीप्लाई बाई RF/R1, ठीक है। अब देखो RF मान लो 10 किलो ओम का है, कितने किलो ओम का है, 10 किलो ओम का, और R1 की वैल्यू 1 किलो ओम है। अगर देखो किलो ओम से किलो ओम कट गया तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, माइनस साइन 10 VI, यानी इनपुट का 10 गुना आपको आउटपुट मिलेगा। यानी ये एम्पलीफायर हो गया ना आपका, कौन सा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगी, क्लोज लूप क्यों, क्योंकि आपने नेगेटिव फीडबैक यूज करी है। तो ये सर्किट हमने पहला सर्किट पढ़ा था, आपको इसकी वर्किंग समझ में आई होगी। एक बार दोबारा से इसको गो थ्रू होंगे तो आपको वर्किंग समझ में आ जाएगी। और नेक्स्ट जो हम सर्किट पढ़ेंगे वो सर्किट जब हम इस तरह से ही सॉल्व करेंगे तो आपको और इसकी वर्किंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको एक बार और देख लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आई है इसकी वर्किंग, दोबारा देख लेते हैं इस सर्किट की वर्किंग को। वर्चुअल ग्राउंड आपको समझ में आ गया कि एक टर्मिनल अगर ग्राउंड पे है या जिस भी पोटेंशियल पे है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने V1 को मैंने ग्राउंड की बजाय क्या दे दिया, इसको मैंने एक बैटरी लगा दी, इस पर कितनी लगा दी, मान लो 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ओके। तो वर्चुअल ग्राउंड ये कहता है कि भाई इस टर्मिनल पर अगर 5 की वोल्ट है तो ये टर्मिनल भी 5 वोल्ट पे ही होगा, बराबर वोल्टेज होगी बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसको इससे भी समझ सकते हैं और इससे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर ये ग्राउंड है तो ये भी ग्राउंड होगा, यानी बराबर पोटेंशियल इसकी भी होगी। वर्चुअली इसलिए बोलते हैं कि फिजिकल नहीं है, ये तो फिजिकली है लेकिन इसको मुझे मानना पड़ेगा वर्चुअली, इसलिए इसको वर्चुअल बोलते हैं, ओके। ये सर्किट था, इस सर्किट को सॉल्व किया KCL के थ्रू, ये करंट प्लस ये करंट इज इक्वल टू जीरो। अब ये करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से ये करंट पैदा हुआ, तो VI माइनस V2 डिवाइडेड बाई R1, और ये हो जाएगा V आउटपुट माइनस V2 डिवाइडेड बाई RF। अब V2 जीरो है, यहाँ पे V2 की वैल्यू जब हम जीरो रख दिए तो V2 की वैल्यू जीरो रखने के कारण
हमारा जो आउटपुट आया है वो कुछ इस तरह का आया है, और इससे हम प्रूव कर दिया हमने कि ये हमारा एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो आपको ये सर्किट समझ में आ गया, और आगे जब सर्किट सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियो इसकी कंटिन्यूएशन में डेली बेसिस पे आया करेगी, तो आप उसको देख सकते हैं। 307 नंबर का जो हमारा है, इसमें हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, तो 307 नंबर की प्लेलिस्ट हमारे चैनल में आप जाकर और 307 से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।